भारतीय संविधान, इसे असल में लिखा किसने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें पता है। एक नाम तुरंत दिमाग में आता है ना, पर क्या कहानी वाकई इतनी सिंपल है? आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो इस सफर में हम एक बहुत आम सोच को, एक कॉमन बिलीफ को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कई लोगों को चौंका दे। तो सवाल ये है, क्या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य शुरू से ही थे? मतलब जब सभा पहली बार बनी, क्या वो उसका हिस्सा थे? सोचिए जरा इस पर। जवाब है नहीं। जी हाँ, नहीं। और ये एक ऐसा सच है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो शुरुआत में इस सभा का हिस्सा कैसे नहीं बन पाए? देखिए, हुआ ये था कि 1946 में जब संविधान सभा के पहले सदस्य चुने जा रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा, पर वो ये चुनाव हार गए। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की, अपना काम शुरू किया, तो वो उसमें शामिल नहीं थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी पर हम वापस आएंगे, लेकिन पहले इस कहानी के असली हीरो को समझते हैं। और वो हीरो कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी की पूरी संविधान सभा थी। यहीं से कहानी का असल ताना बाना बुना गया। तो जरा समझिए कि यह सभा बनी कैसे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसका गठन हुआ। पूरे ब्रिटिश इंडिया से 389 सदस्य थे इसमें। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, लेकिन कुछ ही महीना बाद 1947 में देश का बंटवारा हो गया। ये एक भूचाल जैसा था। जो सदस्य अब पाकिस्तान बन चुके इलाकों से थे, वो सभा छोड़कर चले गए और सभा की संख्या एकदम से 389 से घटकर 299 रह गई। सोचिए कितना बड़ा, कितना नाटकीय बदलाव था। तो इस नई बदली हुई सभा के सामने चुनौतियां भी नहीं थीं, और यहीं पर कुछ ऐसे बड़े नाम सामने आते हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक नई दिशा दी। और यहीं कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। बंटवारे की वजह से बंगाल की कुछ सीटें खाली हो गई, और इन्हीं खाली सीटों में से एक पर डॉक्टर अंबेडकर को सभा में लाया गया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उनके इस चुनाव को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का भी पूरा समर्थन था। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले दो बहुत जरूरी भूमिकाओं का फर्क समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट। उनका काम था सारी बहसों को, सारी कार्यवाही को संभालना। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी उसे खास कमेटी के हेड, जिसका काम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। दोनों ही रोल बहुत बड़े थे, पर दोनों के काम अलग अलग थे। तो चलिए अब उस प्रक्रिया पर आते हैं कि संविधान लिखने का काम हुआ कैसे। और यहां एक ऐसे शख्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है जिनका नाम अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन जिनके बिना ये कहानी शायद शुरू ही नहीं हो पाती। वो इस पूरी प्रक्रिया की नींव थे। ये है सर बी.एन. राव, एक बहुत ही माने हुए कानून के जानकार और सिविल सर्वेंट। उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा, वो सभा के मेंबर नहीं थे। उनकी भूमिका एक बाहरी एक्सपर्ट की थी। तो उनका काम क्या था? इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इनके संविधानों को पढ़ा, उनकी स्टडी की। दूसरा, अपनी इस पूरी रिसर्च के आधार पर उन्होंने भारत के संविधान का पहला रफ ड्राफ्ट तैयार किया। और तीसरा, यही ड्राफ्ट उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दिया ताकि वो उस पर आगे काम कर सकें। मतलब संविधान की जो पहली ईंट रखी गई, जो बुनियाद थी, वो सर बी.एन. राव के काम पर ही टिकी थी। अब सीन में आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर। अब इनका काम शुरू हुआ। बी.एन. राव का दिया हुआ ड्राफ्ट इनके पास था। अब इस कमेटी का काम था उस ड्राफ्ट की एक एक लाइन पर बहस करना, उसमें सुधार करना, नई चीजें जोड़ना और उसे एक फाइनल, पक्के कानूनी दस्तावेज की शक्ल देना। सोचिए ये कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल जिम्मेदारी रही होगी। लेकिन कहानी सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर या ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों की नहीं है। ये काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। आइए कुछ नंबर्स देखते हैं जो इस मेहनत के पैमाने को दिखाते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा हमारे संविधान को बनाने में। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि इसमें कितनी मेहनत और कितना समर्पण लगा होगा। 299 बंटवारे के बाद इतने सदस्य थे संविधान सभा में, और हर सदस्य भारत के अलग अलग कोने से, अलग अलग समाज से आई एक आवाज था। और आखिर में 284
ये वो संख्या है उन सदस्यों की जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को संविधान के फाइनल डॉक्यूमेंट पर अपने दस्तखत किए और उसे हमेशा के लिए इस देश को सौंप दिया। यहाँ एक और मजेदार बात है, क्या सबने साइन किया था? नहीं। करीब 15 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने उस दिन साइन नहीं किए, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो उस दिन वहां मौजूद ही नहीं थे। ये इतिहास की एक छोटी सी डिटेल है, पर यह दिखाती है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी असल और मानवीय थी। तो इन सब बातों के बाद वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, तो फिर भारतीय संविधान का असली निर्माता कौन है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद संविधान के शुरुआती शब्दों में ही लिखा है। हम भारत के लोग। हमारा संविधान अपनी ताकत किसी एक इंसान से नहीं बल्कि सीधे भारत के लोगों से लेता है, और संविधान सभा उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी कर रही थी। तो बात बिल्कुल साफ है, संविधान किसी एक इंसान की कलम से नहीं निकला। ये सैकड़ों काबिल दिमागों का, हजारों घंटों की बहसों का और एक साथ मिलकर काम करने की भावना का नतीजा है, एक मॉन्यूमेंटल कलेक्टिव एफर्ट। तो इसे ऐसे समझते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके शानदार काम के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड करने के लिए मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहना बिल्कुल सही है। उनका योगदान अतुलनीय है। लेकिन अगर निर्माता या मेकर की बात करें तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी संविधान सभा थी जो उस वक्त के भारत के लोगों की इच्छा को आवाज दे रही थी। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इस संविधान को हम भारत के लोग ने खुद को दिया है, तो आज इसकी हिफाजत करने की, इसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर जरूर सोचिएगा।